पैसा मार लिया, किसी की नौकरी खा ली, तो ये गलत है। लेकिन फिर भी वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है। पुखराज पहन लो, लाइफ सेट हो जाएगी। गांधीगिरी नहीं करनी है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे करो, वो नहीं करना है। खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है। अभी वो IIT से पास आउट होगा, एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा है, लेकिन वो जॉब ही कर रहा है और उससे कम पढ़ा लिखा 60% का लड़का कोई भी हो, वो आज बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है। तो ये क्या है? क्या कोई ऐसा मंत्र या फिर टोटका इसका यूज करके हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, पैसा ही पैसा हो जाए? महालक्ष्मी के मंत्र होते हैं, ऐसा कि बोला जाता है फ्राइडेज के दिन आप श्री सुक्तम का पाठ करो रेगुलरली। श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसका 108 टाइम्स डेली जाप करो। इसके अलावा पायराइट पहनो, मैंने खुद पायराइट पहन रखा है, पायराइट का ब्रेसलेट पहना है। ये आपको मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। जो है ना, आजकल की जनरेशन कर्मा बहुत कर रही है। शनि आपको जितनी मर्जी स्ट्रगल्स दे रहा है, लेकिन जब शनि देगा ना तो परमानेंट देता है। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा है या फिर 11,000 का प्रसाद चढ़ा है, तो ऐसे तो जो अमीर है भगवान जी उनकी सुनेंगे, अमीर और अमीर बनता जाएगा। बचपन में सुना था कि सैटरडे को हनुमान जी का नाम लो तो शनि देव जी की दिक्कतें दूर रहती है। फिर एक न्यूमरोलॉजी वालों ने बोला कि अपने नाम में से ना एक घटा दो, लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। तो करके देखा, सैटरडे के बाद संडे और स्ट्रगल दोनों वापस आ गए। तो इसी तरह के ना काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा है या फिर 11,000 का प्रसाद चढ़ा है, क्या फिर एक रिंग या फिर स्टोन किस्मत बदल देती है? तो आकांक्षा जी हमारे साथ, जो कि टैरो के एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट है, तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप रेडी है मैम? बिल्कुल रेडी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और करिए अपने सवालों का आप शुरू सिलसिला, हम जवाब देंगे। देखो, हमने शुरू से ही देखा है कि मतलब पेरेंट्स वगैरह बोलता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए ये सब, लेकिन इंस्टाग्राम पर जब पहले किसी ने नहीं सुना, ये मतलब ऐसा फोकस नहीं करते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चलता है, मतलब ये कर्मा इस बेच, ये इस तरह का। तो अभी जो है ना, आजकल की जनरेशन कर्मा बहुत कर रही है। तो कर्मा कम्स बैक बहुत सुना है, तो सेम डे डिलीवरी होती है, मतलब सेम, मतलब उसी जन्म में कर्मों का फल मिल जाता है, या फिर 7 डेज का सब्सक्रिप्शन रहता है कि 7 जन्मों का आगे बाद में हिसाब होता रहेगा? नहीं, देखो सब्सक्रिप्शन की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली देखो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्मा कर रहे हो। अब ये हम सुनते आए हैं, जैसा तुमने कहा कि बचपन से पेरेंट्स बोल रहे हैं, हम सब सुनते आए हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। सो कर्माज का सब्सक्रिप्शन ऐसे होता है कि अगर आज आपने अच्छा किया तो हर अच्छी चीज आपका एक खाता है, एक बैंक है कर्मास का, जहां वो एक ऐड होता चला जाता है और ऐड होते होते आपका बैंक बैलेंस अच्छे कर्मों का बढ़ जाता है। तो क्या होता है ना कि इस लाइफ टाइम में, अगले लाइफ टाइम में, देखो अगला और पिछला तो किसी ने नहीं देखा, जो है इसी दुनिया में इसी जन्म में होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए अपनी इस लाइफ को अपने अच्छे कर्मास से आप अच्छा करो, तो आपको अपनी लाइफ में आज नहीं तो कल जो आप करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। सो डेफिनेटली कर्मास एग्जिस्ट करते हैं, आप उसका पैकेज सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। ओके जी। अभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एग्जाम्पल नहीं, रियल लाइफ में भी अच्छा ही हूँ, लेकिन मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, ये एग्जाम्पल था, रियल में सब अच्छा हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छे काम कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन इंसान के साथ सब कुछ बुरा होता जा रहा है, तो फिर कर्मा कहाँ गया? ये आपका बैड कर्मा का बैंक बैलेंस होगा जो भरा हुआ है। अभी धीरे धीरे वो रिलीज होगा, तभी तो आपके गुड कर्मास ऊपर आएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे आपने सुना होगा, यार ये तो इतने बुरा काम करता है, इसके कर्मास इतने खराब हैं, ये लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, लोगों को, कई लोग कहते हैं ना, किसी का पैसा मार लिया, किसी की नौकरी खा ली, तो ये गलत है। लेकिन फिर भी वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं उसका अच्छे कर्मास का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा और भरा हुआ होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जब खत्म होगा ना, तब उसको उसका फल जरूर मिलेगा। ओके मैं एक चीज फिर से रीडिफाइन करवाना चाहूंगा कि कर्मा की क्या थ्योरी है। मतलब ऐसा जो है ना, मैंने कहीं सुना नहीं है, ना ही मैं इससे पहले कहीं पे देखा कि कर्मा इस तरह के होता है, या फिर कहीं सुना हो या पढ़ा हो। मेरे अपने आप ही खुद में मन में वो आया था कि कर्मा क्यों होता है, कैसे होता है। तो मेरी 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि ये ना फियर बैठाया जाता है, जैसे कि पेरेंट्स ने बोला बुरा कर्म करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा, तो हमारे अंदर डर रहेगा, तो हम आगे चल के ना कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि यार हमारे साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस की तरह से एक फियर क्रिएट करने की वजह से होता है। एक तो ये थ्योरी है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरी ये है कि अगर हम कुछ बुरा करेंगे
तो ऑब्वियसली हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो सामने वाला भी बुरा करेंगे। आज हम जाकर 10 लोगों को गाली दे रहा है तो आकर हमें भी गाली देगा, हम किसी के थप्पड़ मारेंगे वो भी आके थप्पड़ मारेगा। तो बुरा कर्म करोगे, बुरा कर्म हमारे साथ भी हो रहा है। तीसरी थ्योरी स्पिरिचुअली है कि हम जो कुछ भी बुरा कर्म कर रहा है, भगवान ऊपर अपनी डायरी में लिख रहा है कि तू भाई ये कर्म कर रहा है, इसका फल जो है मिलेगा, आगे मिलेगा। तो ये 3 थ्योरी है। तो आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी करेक्ट है इसमें? देखो मेरे हिसाब से मम्मी पापा वाली थ्योरी सबसे पहले करेक्ट है। ठीक है। क्योंकि ये संस्कार होते हैं एक तरह से, ठीक है, कि बचपन से कहते हैं ना कि कंडीशनिंग हो जाती है बच्चे की, कि आप उसको जो सिखाओगे वो उसकी हैबिट में ढल जाता है। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा गाली दे रहा है वो हंसते हैं, खुश होते हैं कि अरे वाह बड़ा प्यारा लग रहा है बोलते हुए, उसको डांटते भी नहीं, उसको बताते नहीं कि गलत है। बिल्कुल। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है वो गालियां देता है तो फिर उसको मारते पीटते हैं, डांटते हैं। लेकिन ये कंडीशनिंग तो आपने ही करी गलत कर्मा की, कि उसको गलत चीज सीखने दी। दूसरी चीज जो भगवान वाली चीज है, देखो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, पर क्योंकि एक शक्ति तो इस ब्रह्मांड में है जो हमें चला रही है। तो अगर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया है और बताया है कि अच्छा करो क्योंकि भगवान लिख रहा है, नोटिस कर रहा है, तो अगेन ये आपकी एक संस्कार वाली चीज है जो आपको बिठाई जाती है मन में, जिससे कि आप अच्छा करो। पर आजकल के टाइम में जैसा तुमने सेकंड थ्योरी बोली कि बुरा करोगे तो बुरा रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि देखो ये कलयुग है। आज का जो टाइम है वो टिट फॉर टैट है, ठीक है। उसमें लोग कर्मा के साथ साथ ये भी देखते हैं कि स्मार्ट प्ले करो, ठीक है। गांधीगिरी नहीं करनी है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे करो, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दूसरा इंसान एक नहीं मारेगा, वो आपको पूरा ही पीट के चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, श्री कृष्ण की तरह बिहेव करो, कि अगर कोई बुरा कर रहा है ना, उसको सिखाओ कि तू मेरे साथ बुरा कर नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर आपको वो फिलॉसफी रखनी है, लेकिन अपने कर्म खराब नहीं करने। ठीक है। तो वो चीज का बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो मतलब तीनों ही थ्योरी करेक्ट है, कहीं ना कहीं करेक्ट है, बिल्कुल। ओके ओके। अब इसके बाद एक चीज और है, जैसे कि हमने ये सुना है कि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स हमारा सब कुछ डिसाइड करता है, मतलब प्लैनेट्स के हिसाब से काफी सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो फिर कर्मों का क्या चीज है, मतलब कुछ भी कर्म करो, जो प्लैनेट्स जैसे होंगे हमारे वैसा होगा? देखो हर एक चीज का ना एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कर्मास तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो आप डेली हर वक्त हर टाइम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और हमारे जो लाइफ की सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्लैनेट्स रूल करते हैं। 100% मैं कहूँगी कि रूल करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको कोई सक्सेस ही नहीं मिल रही। शायद वो अपने ऑफिस में सबसे इंटेलिजेंट होगा, मे बी वो IIT से पास आउट होगा, एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा है, लेकिन वो जॉब ही कर रहा है और उससे कम पढ़ा लिखा 60% का लड़का कोई भी हो, वो आज बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है। तो ये क्या है? ये आपके कर्म तो हैं ही, बट आपकी किस्मत, आपके प्लैनेट्स, आपकी दशाएं जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, ये वो चीज है। तो डेफिनेटली प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए आपको अपने प्लैनेट्स के हिसाब से, कहते हैं ना, टाइम टू टाइम चीज़ें पता रखनी चाहिए, रेमेडीज भी करनी चाहिए, और उसके हिसाब से ज़रूर आपको मान के चलना चाहिए। तो दोनों ही चीज जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है, दोनों के हिसाब से होगा। बिल्कुल। तो एक छोटा सा गेम है, ठीक है। तो आपके जो पुराने पॉडकास्ट है उसमें से कुछ कमेंट्स है, और ये जो है ना थोड़े से निगेटिव टाइप है, तो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो जो रिप्लाई देना चाहते हो। पहला ये है कि रिंग पहन के बिलियनियर बन जाओगे तो अंबानी हर उंगली में 10 रिंग पहनता। बिल्कुल सही बात है, रिंग पहन के कोई मिलियनेयर नहीं बनता। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने कोई पत्थर या कोई रिंग नहीं पहनी हुई, ठीक है। हालांकि मेरे लिए बोला गया है, या मैंने खुद भी जाना है कि आप रिंग्स पहनो, आप ये स्टोन पहनो, ठीक है। जो चीज कभी लगता है कि जरूरी है इस टाइम, थोड़े टाइम के लिए पहन ली जाती है, लेकिन सिर्फ पत्थर पहनने से बिलियनियर आप नहीं बनोगे। अगेन कर्म करो, सबसे पहले आप एफर्ट डालोगे, कुछ मेहनत करोगे, तभी तो बिलियनर बनोगे। आसमान से तो पैसा कभी नहीं टपक के आता। टाटा है, बिरला है, अंबानी है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक पॉइंट पे तो स्ट्रगल किया है ना, किया ही है। धीरू भाई अंबानी की लाइफ स्टोरी सबको पता है, ठीक है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इतने बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? क्या हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, हम लोगों के लिए हर चीज अच्छी करने के लिए वो स्ट्रगल नहीं कर रहे? बिलियनियर तो वो भी नहीं है। तो बिलियनियर आप पत्थरों से तो बिल्कुल नहीं बन सकते।
आप अपने कर्म कीजिए सबसे पहले, उसके बाद कुछ ज़रूरी पत्थर अगर आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर बताता है, जो कि ट्रस्टेड आपका सोर्स होना चाहिए, जहाँ से आप पत्थर पहनो, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेक पत्थर मार्केट में बहुत है, तो फायदा नहीं करेगा, तो लोगों का विश्वास वैसे ही उठ जाता है। तो पत्थर पहनने से बिलियनर आप नहीं बनोगे। वो सिर्फ थोड़ा बूस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको सिर्फ थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो जरूरी है बस। दूसरा कमेंट देखते हैं, तो इसमें है कि एक भाई लिख रहा है कि टैरो कार्ड बस दिखावा है, रैंडम कार्ड से कोई फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है। ये वैसे मेरे भी माइंड में है, अगर मैं टैरो से कोई कार्ड निकालूं तो मैं भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ऐसे? देखो, ये ना बहुत लोगों के ना माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ है कि टैरो कार्ड आपकी लाइफ को प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है। टैरो कार्ड मेरे हिसाब से एक गाइडेंस का टूल है, ठीक है। आपकी लाइफ का बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रेडिक्शन टैरो नहीं करता है, लेकिन गाइडेंस आपको देता है लाइफ में, जब आप कहीं कहीं स्टक हो, एक एनर्जी पे वर्क करता है। और टैरो कार्ड रीडर्स दुनिया में बहुत है, लेकिन एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं ये कहूँगी, अगर मेरी इंटेंशंस, मेरी एनर्जी अगर प्योर है और मैं वाकई में लोगों को एक अच्छी गाइडेंस देना चाहती हूँ, तो मेरे कार्ड्स आपको 100% एक अच्छी गाइडेंस देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्यूचर बहुत दूर का तो नहीं, लेकिन हाँ, आपका लाइफ में कहीं कोई आप किसी चीज में स्टक हो, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो टैरो आपको 100% वर्क करता है, आपको हेल्प करेगा। तो टैरो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं बताता, लेकिन कुछ टाइम के लिए चीज़ें आपको क्लैरिटी ज़रूर देता है, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करता है, तो वैसे टैरो वर्क करता है। तो क्लैरिटी देता है, और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, इंसान को भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, एनर्जी आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए ना। अगर आपके मन में छलकपट है, आपको सिर्फ ये है कि यार मैं 5,000 इस सेशन के ले लूं और इसने मुझे 5,000 दे दिए, तो मैं जो मर्जी बताऊं, मेरे पास आज की कमाई तो हो गई, आपकी वो सोच भी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर भी एक प्योरिटी, एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली होनी चाहिए, आपका एक सोल जो कहते हैं ना, वो कनेक्ट करना चाहिए उस इंसान से, तभी आप उसको प्रॉपर गाइडेंस दे पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैरो में। मैं सोच रहा था मैं भी टैरो कार्ड रीडर बन जाऊं, तो आपने तो वही कर दिया। दूसरा कमेंट है कि न्यूमरोलॉजी, नाम बदलने से अगर किस्मत बदल जाती तो हर्षवर्धन कपूर भी सुपरस्टार होता। देखो, अब इस सवाल का जवाब बहुत ही सीधा है। लोग कहते हैं पत्थर पहन लो तो ये हो जाएगा, जैसा आपने पूछा। अब आप कह रहे हो नाम बदल लो तो सुपरस्टार बन जाता। देखो, हर चीज की ना अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। नाम बदलना आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर आपका मिसिंग है, कैसे आप उसकी वाइब्रेशन एनहांस कर सकते हो। वर्क करता है, लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ नाम बदलना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको एक्टिंग भी तो आनी चाहिए, है कि नहीं? आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आप देखने में आपके लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप एक अच्छी पिक्चर करो, ये चीजें भी तो मैटर करती हैं। प्लस आपकी किस्मत बहुत जरूरी होती है, कि अगर आपकी किस्मत है कि आप कोई घटिया सा कंटेंट भी करोगे और आप छा जाओगे, तो आप छा जाओगे, उसके लिए आप नाम ना भी बदलो, जरूरी नहीं है। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैं कह दूं कि नाम बदल लो तो सब नाम बदल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक के लिए वर्क करे। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्क करना ज़रूरी होते हैं। तो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस ना किया जाए, अपना चार्ट दिखाइए, एस्ट्रोलॉजी कुंडली चेक करवाइए, क्योंकि हो सकता है कोई प्लैनेट ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, उसकी वाइब्रेशन भी तो इंक्रीज करनी ज़रूरी है। तो हर चीज़ का बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो आज की जनरेशन को जो है ना, मेनली दो चीज पर फोकस करती है, प्यार और पैसा। तो प्यार वाला आज का हमारा पॉडकास्ट नहीं है, तो थोड़ा पैसे की बात कर लेता है। बिल्कुल। तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, तो ये किसी प्लेनेट का इफेक्ट होता है या फिर वही गलत जगह उड़ा रहा है पैसे और बोलता है कि पैसा टिक नहीं रहा है? मैं कहूँगी दोनों चीज़ें। ठीक है। गलत उड़ाओगे तो टिकेगा कैसे? पैसे का आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। प्लैनेट तो बात की बात है, क्योंकि हर किसी को कुंडली के बारे में नहीं पता होता, हर कोई पंडितों में विश्वास नहीं करता। तो सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट सीखो, पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे सेव करना है, वो प्लानिंग आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली प्लैनेट्स का रोल होता है, कहीं ना कहीं आपका राहु भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कि किसी की राहु की महादशा चल रही है और आपका राहु खराब है। राहु क्या करता है, आपका ब्रेन जो है वो भ्रमित करता है। राहु आपको इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि चाहे मेरे पास आज 10,000 है, मैं 5 मिनट में उड़ा दूं, ठीक है, और आपको वो सनक दे दी राहु ने। राहु सनक पैदा करता है कि जा यार तू शॉपिंग कर, आज तो तू कर ले, कोई नहीं कल फिर कमा लेगा। ये सनक आई,
और आपने खर्च कर दिए, लेकिन कल आप कमा नहीं पाए, फिर आपको पछतावा होता है। तो ये प्लैनेट्स का भी इफेक्ट होता है, लेकिन हर किसी को ना ये पता नहीं होता। तो सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट सीखो, फिर आप प्लैनेट्स पे फोकस करो कि इफेक्ट तो होता ही है, ये तो पक्की बात है। क्या कोई ऐसा मंत्र या फिर टोटका या फिर कोई स्टोन वगैरह है जिसका यूज करके हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, पैसा ही पैसा हो जाए? देखो ऐसा, मंत्रों क्योंकि का पैसा सबको चाहिए आज। बिल्कुल सही कह रहे हो, मंत्र बहुत सारे हैं, हम्म, टोटके भी बहुत दुनिया में लोग करते हैं, मैं नहीं करती, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है। ठीक है, स्टोन्स भी बहुत सारे हैं, क्रिस्टल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हर बात के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कहूंगी कि आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी स्विच वर्ड्स चैंट कर लो, कितने भी आप क्रिस्टल्स पहन लो, आप कितना भी हीलिंग्स करा लो लाइफ में, लेकिन पैसा कमाने के लिए अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। या तो आपके दादा लोगों की जायदाद हो, पुश्तैनी हो, तो आप पैदाइशी अमीर हो, कहते हैं ना बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले मेहनत करो। उसके अलावा अगर मंत्रों की बात करें तो माँ लक्ष्मी के मंत्र होते हैं, ऐसा ऐसा कि बोला जाता है फ्राइडेज के दिन आप श्री सुक्तम का पाठ करो रेगुलरली। श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसका 108 टाइम्स डेली जाप करो। इसके अलावा पायराइट पहनो, मैंने खुद पायराइट पहन रखा है, पायराइट का ब्रेसलेट पहना है, ये आपको मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। एफर्मेशंस होती है जिन्हें आप चैंट कर सकते हो, स्विच वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। पर एक और चीज होती है, आपकी कुंडली में पैसे का कितना योग है, आपकी कुंडली में अमीर बनने का योग है या नहीं, वो भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मंत्र जाप करते हैं, लेकिन फिर भी एक एवरेज अर्निंग पर्सन रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करी, बड़ा सा हवन यज्ञ करा लिया, खूब पैसा आ गया, अचानक से ही कहते हैं ना कि धन की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। तो वो आपकी कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा कमाने के लिए। तो आप ये प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से? बिल्कुल, आपका योग है, किसी किसी की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग होता है कि लक्ष्मी नारायण योग अगर बन गया तो वो इंसान जरूर अमीर होगा। आपके बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में अलग अलग तरीके के, तो योगों से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपकी वीनस कैसा है कुंडली में, किसी का वीनस बहुत अच्छा है, दिग्बल है, आपका शुक्र अपनी ही राशि में है, उच्च की राशि में है, उसको अच्छा बल मिला है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, केंद्र में बैठा है, लक्ष्मी आदिपति योग बना रहा है, विष्णु नारायण योग बना रहा है, तो ये सारे योग का कॉम्बिनेशंस भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कुंडली दिखवा लेना, पता चल जाएगा योग कैसा है आपका। फिर उस हिसाब से जो है ना, बाकी जो आपने बताया, वो जो आपने पहना हुआ है, तो वो सारी चीजें हो जाएगी। बिल्कुल। अभी एक चीज और है कि न्यूमरोलॉजी से जो है ना काफी चीजें हो जाती है, जैसे कि आपने बताया था। तो जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिजनेस नेम रखना चाहिए, या फिर यूट्यूब चैनल लोग बनाते हैं काफी, उस हिसाब से उसका वो करना चाहिए नाम। जैसे हमारा रॉ माइक है, तो अगर हम इसमें भी एक ए बढ़ा दे या घटा दे तो कुछ चेंज हो जाए, तो ऐसा करना चाहिए या फिर अपने हिसाब से? देखो, अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसा पहले भी कहा कि आपको बूस्ट मिलता है, आपकी एनर्जी एनहांस होती है। तो रॉ माइक जिसका भी चैनल है, अगर आपका ही चैनल है, आपके नाम से अगर ये चैनल है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रॉ माइक का हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी निकाल के उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें एडिंग या निकालना कोई भी लेटर या कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो बिल्कुल बिजनेस का नाम अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखते हो तो वो आपको फायदा करेगा, अगर नीडेड है तो वो बिल्कुल करेगा। एक छोटा सा गेम करता है जिसका नाम है ट्रूथ और ट्रैश। तो आपको मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, तो अगर आप एग्री करते हो कि हाँ सही है तो आप ट्रूथ बोल देना, अगर आपको लगता है कि नहीं ये अलग है तो ट्रैश, मतलब उससे रिलेटेड आपको कुछ भी बोलना तो आप उसके बारे में बोलना। पहला ये है कि ट्यूसडे को नाखून और बाल कटवाना पाप है। मेरे पापा बिल्कुल मतलब अगेंस्ट होता है, बोलते हैं कि मंगल है, आज नहीं कटवाने बाल, आज नाखून नहीं काटने। रात को भी मना करते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने। तो ये मिथ है या फिर इसके पीछे रीजन है? मैं कहूंगी ये मिथ भी नहीं है, ये मैं 100% ट्रुथ भी नहीं कहूंगी और ट्रैश भी नहीं कहूंगी, ये एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों का ये सदियों से चला आ रहा है कि मंगलवार शनिवार ये मत करो। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर आप नाखून और बाल अपने मंगल या शनि को काटते हो तो शनि का प्रकोप बढ़ता है,
शनि की दृष्टि बुरे तरीके से आपको पड़ती है और कर्ज बढ़ जाते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली बोला जाता है। ठीक है, और बाल और नाखून दोनों ही शनि के कारक होते हैं। ओके। तो अगर आप इनको उन्हीं के डेज में कट करोगे तो इसका थोड़ा बहुत माना जाता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो इतनी मेजर नहीं होती लेकिन छोटी मोटी हो सकती है। ठीक है। अब अगर इसमें मैं एक लॉजिक बोलूँ, क्योंकि आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए, राइट। वो मिथ पे या अंधविश्वास नहीं करती। राइट। तो लॉजिक ये है कि पहले के जमाने में क्या होता था ना, रोज नाखून तो कोई काटता नहीं, तो एक दिन बना लिया कि हफ्ते में एक दिन नाखून काटने और एक दिन छोड़ दो कि ठीक है यार आज का दिन हम नहीं करेंगे। रात को ना काटने का रीजन है कि पहले क्या होता था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, अंधेरे में नाखून काटने, ना नेल कटर्स होते थे। अब लोग क्या शार्प चीजें यूज करते थे, कि जैसे मैंने तो बचपन में देखा है कि मेरे तो दादी नानी लोग नेल कटर यूज नहीं करते थे, वो ब्लेड से नाखून काटते थे। मैंने भी देखा। ठीक है, तो ब्लेड से नाखून अगर आप अंधेरे में काटोगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो शायद ये लॉजिक होता होगा कि रात को नहीं काटना। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कोई काली शक्तियां आ जाएंगी, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो एक अगली स्टेटमेंट है कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है। मेरे घर में मैं बचपन में करता, मम्मी सामने लो मम्मी चला दी कैंची, कोई भी लड़ाई नहीं हो रही। तो ये बहुत होता है। देखो खाली कैंची, सबसे पहले तो बता दूं कि घर में पड़ा हर एक शार्प ऑब्जेक्ट राहु से कनेक्टेड होता है। ठीक है। ठीक है, राहु के बारे में लोगों को पता है, राहु से लोग बहुत डरते भी हैं। अगर राहु अच्छा है तो आपको रंक से राजा बना देता है, वरना राजा से रंक बना देता है। ठीक है, रही बात खाली कैंची चलाना, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं चलाना चाहिए। ये कोई, अगेन मैं कहूंगी ट्रुथ वाली बात, मैं नहीं कहूंगी इसको, अगेन मैं ट्रैश भी नहीं कहूंगी। ये आपको एक प्लैनेटरी कनेक्शन में बताऊंगी कि आप उसको मत चलाइए। जब कोई चीज यूज में है आप तब यूज कीजिए, लॉजिकली बता रही हूँ। राहु का इससे कनेक्शन बिल्कुल है। अगर आप अनवांटेडली शार्प ऑब्जेक्ट्स को ऐसे यूज कर रहे हो या आप ऐसे चला रहे हो तो वो आपकी राहु की एनर्जीज को जरूर डिस्टर्ब करेगा। और राहु कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे अच्छा ही करो, क्योंकि वो अच्छे फल देगा लाइफ में। बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाला राहु है। तेजी से। तो एस्ट्रोलॉजी भी रिलेटेड है और वैसे भी लॉजिकली है। मतलब जब छोटे बच्चे रहता है खाली कैंची चलाता है तो हाथ कट जाता है, तो दोनों ही चीज कनेक्टेड है। ठीक। अगला स्टेटमेंट है कि उल्टी चप्पल पड़ी है तो घर में लड़ाई होगी। देखो इस बात को तो मैं नहीं मानती। ठीक है, मेरे लिए ये ट्रैश है कि चप्पल से किसी की लड़ाई का क्या कनेक्शन। हाँ, उस भाई बहन का हो सकता है कि तूने मेरी चप्पल उल्टी कर दी, सीधी कर दे, और वो बोले मैं नहीं कर रहा तो होगी लड़ाई, तो लोगों ने सोच लिया। लेकिन इसका मैं कोई कनेक्शन नहीं मानती हूँ। वैसे भी लॉजिकली देखा जाए तो इसलिए बोलते हो क्योंकि वो चप्पल गंदी रहती है, वो गंदी चप्पल उल्टी हुई दिखेगी। हाँ, तो इसलिए बोल देते हैं। मतलब वो आपका अगेन एक बिलीफ सिस्टम है। हाँ। अच्छा नहीं लगता कि आप अपने चप्पल जूतों को गलत तरीके से रखो। ठीक है, उनको सही तरीके से रखो, साफ करके रखो। कहते हैं ना, बाहर फैला के भी मत रखो, एक जगह नीट एंड टाइडी रखो, वो जरूर इम्पोर्टेंट है। लेकिन लड़ाई हो जाना ये तो मैं नहीं बोलूंगी। सेम। और अगला स्टेटमेंट है कि राहु काल में नया काम शुरू करने से बैड लक होता है। ये बिल्कुल ट्रुथ है। ठीक है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि ये ट्रैश है। मे भी आजकल के लोग ऐसा मानते हो, यूथ, लेकिन इसको प्लीज मानिए, क्योंकि राहु काल में अगर आप कोई भी काम करते हैं उसे शुभ नहीं माना जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड कीजिए। संडे का दिन राहु काल नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ये रहता है कि राहु काल में नहीं करना, राहु काल में मतलब नहीं करना, तो आप संडे को कभी भी करो। संडे जी, संडे को पर्टिकुलरली राहु काल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप कभी भी कोई शुभ काम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल, ये अच्छी बात बताई आपने। बाकी एक है पुखराज पहन लो लाइफ सेट हो जाएगी। देखो पुखराज एक बहुत अच्छा पत्थर है। ठीक है, जुपिटर का स्टोन है। जुपिटर एक ब्लेसिंग का प्लैनेट है। डेफिनेटली अगर आपके लिए पुखराज अच्छा है, सूटेबल है, तो आप पहनो। लेकिन लाइफ चेंज हो जाना, लाइफ में आपको एकदम से मिलियनर आप बन जाओ, मैं वो तो नहीं गारंटी करूंगी, पर आपकी जुपिटर की पावर्स को जरूर एनहांस करेगा। ट्रस्टेड जगह से पत्थर पहनिए, ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर के रिकमेंडेशन पे पहनिए। पुखराज आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन 100% आपको सिर्फ पत्थर पहन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एफर्ट्स करना है, कर्मा करना है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सपोर्ट करेगा, बस हमें काम करना है, थोड़ा सा बूस्ट करने में मदद करेगा। बिल्कुल। ये कि टैरो कार्ड में डेथ कार्ड आया तो बंदा मरने वाला है, कोई मरने वाला है, उसमें डेथ कार्ड होता है। बिल्कुल ट्रैश है ये। डेथ कार्ड टैरो का वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड्स है।
उसके नाम पे नहीं जाना है। अच्छा, ठीक है, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। ओके, ठीक है, क्योंकि जब रीबर्थ ही तो होगा, डेथ के बाद क्या है, नई जिंदगी, नई लाइफ। तो डेथ कभी भी ये नहीं है कि जिंदगी खराब हो गई या बर्बाद हो गया। इनफैक्ट जिन लोगों को टैरो नहीं नॉलेज है ना, वो लोग यही समझेंगे। जब मैंने भी शुरू में सीखा था और फर्स्ट टाइम टैरो में ये मेरे पास कार्ड आया, तो मेरे जो मेंटोर है उसने मुझसे पूछा कि इसका क्या मतलब है, तुम्हें क्या लग रहा है? तो मैंने बोला इसका मतलब ये तो बहुत नेगेटिव है, डेथ है। तो वर्ड पे नहीं जाना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स। इट इंडिकेट्स न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, रीबर्थ, किसी भी चीज़ की कोई एंडिंग, डेफिनेटली एंडिंग भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस वजह से आपकी लाइफ बहुत दुखी है, या आपको वो चीज़, वो एनर्जी अब सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसका एंड होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत डेफिनेटली है। तो ये ट्रैश है। ओके। अगला स्टेटमेंट है कि जुपिटर स्ट्रांग हो तो बंदा हमेशा रिच होता है। देखो, अच्छा मैं इसको 100% ट्रूथ नहीं बोलूँगी और ट्रैश भी नहीं बोलूँगी। मैं इसके बारे में लॉजिक बताती हूँ। जुपिटर स्ट्रांग होना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है। ठीक है, रिचनेस जुपिटर से मैं 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितने भी पंडित लोग हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, पुजारी, कहीं ना कहीं इनका जुपिटर बहुत अच्छा है। इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी में एक गुरु तत्व होता है उनके अंदर। ठीक है, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान से जुड़ जाते हैं, इसीलिए उनका जुपिटर तो 100% अच्छा है। लेकिन हर पंडित अमीर नहीं होता है ना। छोटे छोटे मंदिरों में जो पंडित है वो कहाँ होते हैं बेचारे, कुछ कुछ पूजाएं करते हैं, अपना घर कैसे चलाते हैं। तो जुपिटर टोटली अच्छा होना आपको रिच नहीं बनाता। रिच बनाने के और भी प्लैनेट्स, जैसा मैंने कहा राहु, आपका शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, मनी। और शनि इज मनी, जैसा कि मैंने लास्ट भी एक बार ही बोला था। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि शनि जिसका अच्छा है ना, आज भले ही खराब है, शनि आपको जितनी मर्जी स्ट्रगल्स दे रहा है, लेकिन जब शनि देगा ना तो परमानेंट देता है। तो जुपिटर अकेला आपको रिच नहीं बनाता है, और प्लैनेट्स भी हैं। तो अगर शनि भारी है किसी का, तो उसका टाइम खराब चल रहा है, मतलब अगर जैसे किसी का शनि भारी है और तो हम सारा ब्लेम शनि पर डाल सकते हैं, या फिर हम भी कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं? देखो, डेफिनेटली सिर्फ मैंने जैसा कहा ना, एक ही चीज नहीं होती है, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है हर चीज के लिए। तो सिर्फ शनि भारी होना डेफिनेटली आपको स्ट्रगल्स देगा, आपके काम धीरे धीरे होंगे, क्योंकि शनि क्या है, शनै शनै चलता है, स्लो स्लो चलने वाला प्लैनेट है। तो रुक रुक के काम होगा, धीरे धीरे काम होगा। तो शनि की ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस तो रहेंगी, लेकिन आपके ऊपर भी तो डिपेंड होगा, क्योंकि शनि आपको आलसी भी बना देता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके अंदर आलस आ रहा है, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कराओ, आप अपनी एनर्जी से अपने आप को बूस्ट अप करो, आप एक्सरसाइज करो, आप रूटीन अपना बनाओ। और शनि यही तो चाहता है, डिसिप्लिन। शनि खराब तो है चलो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन लेके आओगे, आप एक रूटीन में आओगे, तो शनि आपको ब्लेसिंग्स देगा। वो किसी का दुश्मन नहीं होता, वो तो कर्मों का फल देने वाला होता है। आपके जैसे कर्म है वो वैसा फल देगा। ठीक है। और राहु केतु का भी सुना है। राहु केतु के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आपसे जानना चाहूंगा वो कैसे होता है। इतना पता है कि वो एक्चुअल में प्लैनेट्स नहीं होते शायद। देखो, राहु और केतु दोनों शैडो होती है। ठीक है, राहु और केतु की स्टोरी सबको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान एक राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था। तो चंद्रमा ने उसे देख लिया था, सूर्य चंद्रमा ने। तो भगवान विष्णु ने उसको गर्दन काट दी थी, तो गर्दन तक अमृत पहुंचा था, तो वो राहु बन गया, और बाकी की बॉडी जो रह गई वो केतु बन गई। ठीक है, तो राहु और केतु दोनों ही प्लैनेट्स हमारी लाइफ में शैडो ही प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि राहु, जैसा मैंने बोला, आपको सडन चीज़ों का गेन कराता है, अच्छी या बुरी। आपका माइंड भी बहुत शार्प राहु करता है, माइंड से कनेक्टेड होता है, आपका मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी करता है राहु। आपको खूब पैसा देता है, आपको शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव राहु दिखाता है। ठीक है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, केतु आपको बहुत डीप थिंकर बनाता है। तो दोनों की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में अच्छी या बुरी होती ही है। तो अभी एक गेम करते हैं लाइव न्यूमरोलॉजी वाला। मैं आपको एक डे देना चाहूंगा। तो मेरी वैसे 14 नवंबर में मैं पैदा हुआ हूँ। बचपन में सब बोलते थे कि भाई तू चिल्ड्रंस डे पर पैदा हुआ है। मैं काफी मतलब खुश होता था। अब बोलते कि भाई तू अब भी 14 नवंबर को ही पैदा हो रहा, अब तो बड़ा हो गया तू, अब भी तेरा वही होता खा। तो बेकार सा जोक हो गया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि 14 नवंबर को मैं पैदा हुआ हूँ, तो 14th जो मेरा नंबर है और 11 जो है, तो ये कुछ मेरे लिए लक्की है, कुछ फ़ायदा हुआ मेरा इस डेट पर पैदा होना, या फिर ऐसी है?
कुछ है? नहीं, देखो हर नंबर की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। आप जिस नंबर पे आए हो, आप 13 या 12 या 11 को भी तो आ सकते थे, क्यों आए हो आप 14 को? अगेन कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है। और अगर न्यूमरोलॉजी से हम बात करें तो आपका नंबर जो 14 है, अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये बनता है 5। 5 जो है वो मर्क्यूरी का नंबर है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ये सब आपको किससे मिला है? मर्क्यूरी से मिला है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आपकी इस डेट में पैदा होने से आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटीज आई हैं। साथ ही साथ अगर 1 और 4 की बात करें, 1 है नंबर सन का नंबर, ठीक है, और 4 है राहु। अब आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप यूट्यूब पे हो, आप हर जगह छाए हुए हो, तो ये आपको राहु का नंबर दे रहा है, ये आपको राहु दे रहा है, नंबर 4 से मिल रहा है आपको। और एक क्या है, आपको नेम फेम। अब क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आपका धीरे धीरे जब चैनल बढ़ेगा तो आपको क्या मिल रहा है? नेम फेम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये नंबर 1 दे रहा है। तो हर नंबर का कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। तो आप एक अच्छी डेट पे पैदा हुए हो। और नंबर 14 वाले बहुत ही फन लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक अच्छा वो क्वालिटी होती है कि डिसिप्लिन्ड होते हैं, रूटीन में काम करने वाले होते हैं, तो इनको सक्सेस मिलती है। हाँ, थोड़े से मूडी बहुत होते हैं, बिल्कुल। इनका अगर मूड नहीं है ना तो इनसे आप कुछ भी नहीं करा सकते। सच है। ठीक है, तो इनका मूड पहले अच्छा करो, फिर इनसे काम कराओ, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू मम्मी पापा मुझे इस डेट में पैदा करने के लिए। ट्यूसडे और सैटरडे में जो है ना, लोग काफी भक्त बन जाते हैं, बाकी दिन कुछ भी करे, लेकिन भाई जब ट्यूसडे या सैटरडे आ गया, तिलक वगैरह लगाकर भाई आज नहीं, आज ये नहीं, तो ऐसा रहता है। तो बाकी दिन भगवान जी छुट्टी पे रहता है या फिर हनुमान जी छुट्टी पे रहता है ही? ट्यूसडे के दिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज इसलिए होता है क्योंकि एक तो लोगों को कह दिया जाता है कि शनि से डरते हो तो हनुमान जी के पास जाओ, ठीक है, मंगल देवता से कुछ भी अच्छा बुरा कुछ करना है तो हनुमान जी के पास जाओ, बुध ग्रह को ठीक करना है तो हनुमान जी के पास जाओ। मतलब हर ग्रह को कहीं ना कहीं, सूर्य को निगलने वाले हनुमान जी थे, तो कहीं ना कहीं उनको इतनी ज़्यादा शक्तिशाली उसमें रख दिया गया है कि उनके पावर्स की तो कोई तुलना है नहीं। और लोग ट्यूसडे के दिन ज़्यादा भक्ति भाव इसलिए निकाल लेते हैं कि तिलक लगा लेते हैं, ट्यूसडे के दिन मंदिर जाते हैं, लेकिन और दिन भगवान जी कभी छुट्टी पे नहीं होते। ठीक है, वो तो कहते हैं पवन पुत्र हैं, तो हमारी जो सांसें भी चल रही है ना, वो भी हनुमान जी के साथ ही, मतलब समझो कि कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो तो हर वक्त ही है। तो हनुमान जी की पूजा तो आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी मंदिर आप कभी भी जा सकते हो। वो लोगों का थोड़ा आजकल अपना अपना रूटीन है, जैसे जैसे मानते हैं वैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान छुट्टी पे होते हैं। तो भाई सब दिन जो है ना अच्छे से ही रहा करो, अगर मानते हो तो फिर 7 के 7 दिन ही मानो। बाकी एक चीज और है कि काफी सारी ना रेमेडीज होती है कि रेमेडी कर लो तो ये चीज ठीक हो जाएगी। तो अगर ऐसा ही है तो फिर प्लैनेट्स का क्या रोल है? प्लैनेट्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनकी पोजीशन थोड़ी चेंज होती होगी रेमेडीज से, तो फिर इसका क्या रेमेडीज का रोल होता है? देखो, रेमेडीज जो आपकी होती हैं, जितने भी आपको लोग रेमेडीज बताते हैं, वो सारी आपके प्लैनेट से तो रिलेटेड होती हैं, तो प्लैनेट्स का रोल तो ऑलरेडी है ही। प्लैनेट की पोजीशन आपकी कुंडली में नहीं बदलती है, लेकिन क्या होता है, कोई आपका नीच का प्लैनेट है, जैसे सपोज आपका शुक्र नीच का है, तो शुक्र की रेमेडी करो, लेकिन वो नीच से उच्च का नहीं बन जाता, सिर्फ उसकी कुछ जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी बेटर होना शुरू होती है। फल तो जो आपको मिलना है, देखो वो तो मिलेगा, जो चीज निश्चित है वो होगी, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ हद तक आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो थोड़ा बहुत आपको क्या होता है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बढ़ जाती हैं। इसलिए प्लैनेट से रिलेटेड होती है सारी रेमेडीज, वो आपको करनी चाहिए। अगर कोई प्लैनेट आपका खराब है तो थोड़ी ब्लेसिंग्स ही तो आपकी लाइफ में ऐड होंगी, कुछ बुराई तो नहीं होती, तो वो कर सकते हो आप। अब मैंने देखा है कि 11 रुपए का प्रसाद मिलता है, 21 रुपए का, कोई 1000 का, कोई 11,000 का प्रसाद। इस हिसाब से तो देखा जाए ना, जो महंगा प्रसाद चढ़ा रहा है बोलता है कि ये ले लो 11,000 का, इसमें ज्यादा वो रहेगा। तो ऐसे तो जो अमीर है भगवान जी उनकी सुनेंगे, अमीर और अमीर बनता जाएगा, और जो गरीब है 11-21 रुपए का मेरा जैसा, तो मैं तो फिर गरीब ही बनता चला जाऊंगा। तो ऐसा अलग अलग प्राइस के प्रसाद से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो, वो जो परम शक्ति है ना, उसी ने हमें बनाया है, सब कुछ उसी का दिया है। आज कोई अमीर है तो भी उसी का बनाया हुआ है, कोई गरीब है तो भी उसी का बनाया हुआ है। मैं ट्रूली यही मानती हूँ कि जो है सब उसी का है। तुम उसको 11 का दो, 11,000 का दो, वो उसके लिए कुछ है ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था, अपना फेथ दिखाओ।
क्योंकि अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है ना उस भगवान पे, वही आपका प्रसाद है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ये तो लोगों ने बना रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो, मंदिर में लाइनें लगाते हैं, वीआईपी दर्शन अलग, ये सब बिजनेस है। देखो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। अगर आप सुबह उठ के धरती को प्रणाम करते हो, क्योंकि सारा दिन वो आपका बोझ उठाती है, ठीक है, धरती माँ को प्रणाम करो, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करो, क्योंकि वो ऐसी ऊर्जा और एनर्जी आपको दे रहे जिससे सृष्टि चल रही है। अगर आप दिल से ये छोटे छोटे नियम करोगे तो ही भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान नहीं कहते मेरे लिए प्रसाद बनाओ, 56 भोग बनाओ। वो आपकी श्रद्धा है। आप 11 से भी श्रद्धा से चढ़ाओ, 11,000 की भी श्रद्धा है, सिर्फ आपकी श्रद्धा है और कुछ नहीं है। तो हमें अपने नेचर को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि हर जगह भगवान है, क्योंकि धरती भी भगवान है, जो सूरज है, रोशनी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो भी। तो सब चीज़ की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अच्छा करना चाहिए। एक चीज़ और सुनिए कि प्लैनेट्स के ना ट्रांजिट्स होते हैं जी। तो अब काफ़ी सारे हो चुके होंगे और आगे भी होने वाले होंगे। पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा ये होता क्या है मुझे, और जो अपकमिंग होने वाला है उनके बारे में बताइए, ताकि ऑडियंस पहले से तैयार रहे, अगर कुछ बुरा होने वाला हो तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। देखो ट्रांजिट्स बेसिकली क्या होता है, ये प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। हर प्लैनेट का एक टाइम पीरियड होता है कि वो हर राशि में, मतलब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं अलग अलग जगह, डेस्टिनेशंस, उस तरीके से प्लैनेट हर ज़ोडिएक साइन में एक टाइम पीरियड के बाद अगला ज़ोडिएक साइन पे वो चेंज करता है अपनी प्लेस को, ठीक है। अभी हाल ही में 30 मार्च को शनि का ट्रांजिट हुआ है, और वो बहुत मेजर ट्रांजिट इसलिए होता है क्योंकि शनि हर 2.5 साल बाद अपनी राशि चेंज करता है। शनि सबसे लेट अपनी राशि चेंज करता है और 2.5 साल तक फिर वो उसी राशि में रहता है, तो उस हिसाब से वो इम्पैक्ट देता है। अभी 14 मई 2025 को जुपिटर का ट्रांजिट होगा। जुपिटर का भी ट्रांजिट साल में एक बार होता है, तो ये भी एक बड़ा प्लैनेट है जो साल में एक बार चेंज करता है। तो अभी जुपिटर जो है वो वृष राशि में बैठे हैं, फिर वो मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जो कि अतिचारी भी होने वाले हैं। और अतिचारी मतलब फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट बन जाएंगे, जबकि वो स्लो चलते हैं, थोड़े फास्ट हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी रिजल्ट देने वाला प्लैनेट बन जाएगा जुपिटर अभी। तो जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में डिपेंडिंग अपॉन अब आपके बर्थ चार्ट के सारे प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, वो तो हर एक के लिए अलग है, लेकिन ओवरऑल जुपिटर प्लैनेट ब्लेसिंग का है, तो आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी और अच्छी अच्छी चीज़ें ही लेके आएगा, ठीक है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्लैनेट टू प्लैनेट आपका अलग अलग मूवमेंट होता है। दूसरा, राहु और केतु का जो ट्रांजिट होगा वो 18 मई 2025 को होगा। ये दोनों एक साथ ट्रांजिट अपना करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं, इनका जो ट्रांजिट होता है वो 18 मंथ्स के बाद होता है, तो ये भी 1.5 साल का काफ़ी लंबा टाइम रहता है जिसमें वो एक एक राशि में होते हैं। तो ये भी एक मेजर ट्रांजिट माना जाता है। तो राहु और केतु के भी इधर उधर जाने से ओवरऑल पूरी दुनिया में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे शनि का ट्रांजिट हुआ था तो आपने सुना होगा भूकंप आए, ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे अभी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो ये कुछ कुछ ओवरऑल दुनिया में अच्छा बुरा हर तरीके से चलता है। लोगों को कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं और फैल रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोविड वाली सिचुएशन, बट हाँ थोड़ा ध्यान रखना है हेल्थ का लोगों को। ओवरऑल इस पूरे ईयर में 2025 में कहा जा रहा है कि ये मंगल का साल है, ठीक है। तो अगर आप एक एक्सरसाइज वाला रूटीन रखते हो, अपने आप को एनर्जेटिक रखते हो, 2025 में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, कुछ नहीं करना, डेली हनुमान चालीसा कर लो या सिर्फ 11 बार राम नाम का भी जाप करोगे, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रेट। अभी मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि में कोई बढ़िया सा प्लेनेट अभी ट्रांजिट कर रहा है या फिर? हाँ, मिथुन राशि में ही डरने वाली बात है? नहीं, मिथुन राशि की तो बल्ले बल्ले होने वाली है मेरी बल्ले इस बल्ले साल, क्योंकि जुपिटर मिथुन राशि में ही प्रवेश करेगा। और मिथुन राशि में जुपिटर का आना कहीं ना कहीं अच्छा है इस बार, ठीक है। तो आपके लिए तो ब्लेसिंग्स है, आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। प्लस आपने जैसे अपना नया काम भी जो शुरू किया है, पॉडकास्ट स्टार्ट किया, आपका चैनल, काफी ज्यादा आपकी चीजें फ्लरिश करेंगी इस साल। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी आप लोग जो है ना, अभी हमने लाइव जो है ना न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछा था अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने, तो आप लोग भी कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि और भी ज़्यादा बातें हो
और फिर से बुलाया जाए आकांक्षा जी को, ताकि और भी बातें कर पाए। तो अगर आप एक्साइटेड हो कमेंट में बताना, और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अभी लाइव, तो आप फिर से आना चाहोगे? बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और डेफिनेटली मैं फिर से आना चाहूँगी, और हम एक और अच्छा पॉडकास्ट करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, न्यूमरोलॉजी या टैरो। हम लाइव टैरो भी कर सकते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा आइडिया। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन एडवांस। और आप सभी को भी थैंक यू, जो लोग हमें देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी के साथ। थैंक यू। बुरा कर्म करोगे, क्या हो गया? कहीं कहीं भूकंप आए, ठीक है, भूकंप कह दिया मैंने, सॉरी। टैरो बोल दिया। कोई बात नहीं, मतलब ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी, काटो, फिर से पूछो। पानी पी लो। हाँ। स्टार्ट।